नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड एडवांस्ड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के जो एमसीक्यूज हैं नए पैटर्न के अनुसार थोड़े से डीप क्वेश्चन और जो आपके आसान क्वेश्चन हैं उनको अलग तरह से इस सीरीज में कवर करते हैं। ये हमारी एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज की 9वीं क्लास हम आज कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवालिक को लेकर के 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन आपका सही है। पहला, यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। सबसे बाहरी यानी कि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और इसे बाही हिमालय भी कहा जाता है। यह आपका बिल्कुल सही है। जो शिवालिक है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है और इसीलिए इसको बाही हिमालय कहते हैं। इसके अलावा इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व काल में इसका नाम क्या था, तो मैनाक पर्वत के नाम से यह जाना जाता था। दूसरा, इसका निर्माण मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लायोसिटीसीन युग में हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो मेडिवल मायोसीन युग से लेकर के निम्न प्लाइसिटोसीन युग में हुआ है। यह कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शिवालिक का निर्माण काल आपने ध्यान रखना है। शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। तीसरा कथन आपका गलत होगा क्योंकि हमने शिवालिक के बारे में कई बार बात करी है। जो शिवालिक है हमारा, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर नहीं है, 10 से 20 किलोमीटर के करीब ये मानी जाती है। तो कई बार ऐसे लंबाई को लेकर के, चौड़ाई को लेकर के भी वो कथन बना देता है। तीसरा कथन गलत है और क्यों गलत है हमने उसको देखा। इस क्षेत्र में भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ये वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन के कारण, कटाव के कारण हमें इस क्षेत्र में गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहां की जो जलवायु है शिवालिक क्षेत्र की, गर्म और आर्द्र जलवायु यहां की होती है और खनिजों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट यह क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है उसमें भाबर के उत्तर का जो क्षेत्र है उसी को शिवालिक कहते हैं और यह हिमालय का सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय का सबसे नवीन भाग भी है, इसीलिए शिवालिक में आपको जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, शिवालिक को लेकर के फिर से यहां पर 4 स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। यह उत्तराखंड के 7 जिलों तक विस्तृत है और हिमालय का सबसे नवीन भाग माना जाता है। अब 2 कथन जो थे या 2 सवाल जो हैं वो एक साथ आपको दिए गए हैं। क्या शिवालिक जो है उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है? पहला ये वाला आपका सही है। दूसरी बात कि क्या यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है? यह भी आपका सही है, सबसे नया है, इसीलिए यहां पर जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अगर हम बाकी के हिमालय क्षेत्रों की बात करें, जैसे लघु हिमालय है, वह उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है। और अगर हम सबसे उत्तरी भाग की करें, सबसे दक्षिणी भाग तो शिवालिक है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है वो वृहत हिमालय है, जिसे उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय कहते हैं। उसका विस्तार उत्तराखंड के 6 जनपदों में है। तो सबसे उत्तरी जो हिमालय है वह 6 जनपदों में, जो मध्य हिमालय है वह 9 जनपदों में और जो आपका बाही हिमालय है शिवालिक वह 7 जनपदों में है, ठीक है। इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहां पर वार्षिक वर्षा 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर होती है। शिवालिक क्षेत्र में जो आपकी वार्षिक वर्षा है वो कितनी मानी गई है, 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य में यहां पर वर्षा होती है। चौड़ाई भी याद करेंगे 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो वहां की जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर के बीच में है। और अगर हम वृहत हिमालय या महान हिमालय की बात करें तो वहां की जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है। तीसरा, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था और यह मध्य हिमालय का हिस्सा है।
क्या शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है? गलत हो जाएगा। मध्य हिमालय अपने में अलग पर्वत श्रेणी है, शिवालिक हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो तीसरा वाला कथन गलत है। इतना तो सही है कि जो शिवालिक है इसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था, यह सही है। आगे वाला जो बात है वो गलत है। यहां पर जीवाश्म मिलते हैं क्योंकि यह हिमालय की सबसे नई श्रेणी है, यह वाला कथन आपका सही है। तो फिर से यहां पर आपके कौन कौन से सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा कथन यहां पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वक्षायात, कल्याणधन, केरू, घररू आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? उत्तराखंड में जो अलग अलग राजवंश रहे उनसे संबंधित जो कर व्यवस्था है उनको लेकर सवाल आता है। ऐसे ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट कर हैं, जैसे वक्षयात कर है, कल्याण धन है, केरू है, घररू है। ये सारे कर गोरखाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो वक्षयात है यह एक प्रकार का बख्शीश कर होता था। ठीक है, जो आपका कल्याण धन है, जमीन पर गाड़े हुए जो धन होता था, अगर वो कोई धन मिलता है जो जमीन से हमें प्राप्त होता है, उसमें राज्य भी टैक्स लेता था, यानी गोरखा अपना हिस्सा लेते थे, उसको कहते थे कल्याण धन। केरू की बात करें, ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था, जो सामूहिक कार्य, अगर कोई धार्मिक कार्य आयोजित करना है तो उसके लिए लिया जाता था। और घरेलू की बात करें, हर घर से अठन्नी के हिसाब से यह कर लिया जाता था। इस कर में क्योंकि अठन्नी ली जाती थी इसीलिए इस कर को अठनी कर भी कहते हैं। सवाल आएगा अठनी कर किस प्रकार का कर है, तो इसी का अन्य नाम घरेलू है, घरों पर यह कर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1838 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था? एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि 1850 में किस चीनी विशेषज्ञ को, जो चीनी चाय विशेषज्ञ था, उसे बुलाया गया था। उसका नाम था एसआई वांग, वो गढ़वाल में आया था। लेकिन उसके आने से पहले 1838 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फॉर्च्यून, इसको भेजा गया था चाइना में चाय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अपने साथ कई सारे चीनी चाय विशेषज्ञों को यह लेकर आया था और उसके बाद फिर यहां पर अनेकों बागान लगे थे चाय के। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल में चाय उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय और अंग्रेजों को लेकर के बहुत सवाल बनते हैं। 4 कथन दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल में आया था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कंपनी के आमंत्रण पर एक चीनी चाय विशेषज्ञ जिसका नाम था एसआई वांग, ये आया था 1850 में। ठीक है, 1864 में डी.ए. चौफिन ने पौड़ी के निकट गड़ौली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना करी थी। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में, एक ही कथन में कितने सारे फैक्ट यहां पर आपको मिलेंगे। और ऐसा ही सवाल अब आयोग भी बनाता है नए पैटर्न में, ताकि आपने जो रटा है वो काम ना आए, जो आपने समझा है, डीप में पढ़ा है, वो काम आए। क्वेश्चन में देखिए 1864 में पूछा गया है, वर्ष आपको देखना है सही है या नहीं है, व्यक्ति का नाम देखना है सही है या नहीं है, लोकेशन देखनी है और फिर सरकारी है या निजी है वो देखना है। तो एक ही कथन में 4 तथ्य, चारों के चारों सही हैं। डी.ए. चौफिन ने पौड़ी के निकट गड़ौली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की शुरुआत करी थी 1864 में, यह कथन बिल्कुल सही है। 1851 तक गढ़वाल में सभी 6 चाय नर्सरियां निजी क्षेत्र के प्रबंधन में थी। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो 6 चाय नर्सरियां थी उत्तराखंड में गढ़वाल के अंदर 1851 में, ये निजी क्षेत्र के प्रबंधन में नहीं थी, ये सरकार के प्रबंधन में थी, यानी सरकारी थी। ठीक है, 1864 में जेमसन ने चाय उद्यानों को सरकारी नियंत्रण में वापस ले लिया। यहां पर तो पहले से ही सरकारी नियंत्रण में है। 1864 में जेमसन ने इनको चाय उद्यानों को, चाय के बागानों को निजी क्षेत्र में दिया था, ना कि सरकारी नियंत्रण में वापस लिया, यानी निजी नियंत्रण में इनको दिया गया। ठीक है, तो आपका तीसरा और चौथा गलत है और ऐसे वाले स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा जा सकता है। आपको पूछा है कौन सा वाला सही है, आप कहेंगे केवल पहला और दूसरा सत्य है, बाकी सारे आपके गलत हैं। किस वर्ष कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य और फलदार पेड़ों का पहला कैटलॉग प्रकाशित किया गया था? यह एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है। हम इसमें न सिर्फ पहले कैटलॉग की बात करेंगे, इसके बाद वालों की भी बात करेंगे, क्योंकि पहला पूछा गया है, हो सकता है अगली बार इनका मिलान करने को आ जाए या दूसरे कैटलॉग के बारे में पूछ ले।
जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है आपका चौबटिया रानीखेत में यह आपका स्थित है, चौबटिया उद्यान भी इसको कहा जाता है। इसका जो पहला कैटलॉग प्रकाशित किया गया वो 1893 से 95 के दौरान किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसका जो दूसरा कैटलॉग प्रकाशित किया गया वह 1899 में किया गया। इसके बाद 1924 में एक और कैटलॉग यहां पर बनाया गया था। ठीक है, अगला, अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष रानीखेत में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू की गई थी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है, सवाल बन सकता है। देखिए, उस समय मच्छर काफी ज्यादा यहां पर होते थे। जो पायरेथ्रम के फूल होते हैं इनसे मच्छरों को मारने की दवा बनाई जाती थी और यह भारत में इंपोर्ट किया जाता था। कहां से? केनिया से मंगाया जाता था। जो मलेरिया के मच्छर होते थे उनको मारने की दवा इस फूलों से यहां पर बनाई जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, केनिया से यह जो फूल है कच्चे माल के तौर पर जो आता था ये आना बंद हो गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में ही इसे उगाना शुरू किया। जो ये पायरेथ्रम के फूलों की खेती है, अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के समय में 1944 के दौरान इसे उगाना शुरू किया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में इसे उगाना बंद कर दिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है गूल। गूल क्या छोटी सिंचाई नहरें होती हैं? तो पहला आपका बिल्कुल सही है। प्राचीन काल से ही उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल में, कुमाऊं में खेतों की सिंचाई के लिए जो नजदीकी नदियां होती हैं, झरने होते हैं, उनसे एक छोटी सी कूल यहां पर छोटी सी नहर बनाई दी जाती है जिसको गूल कहा जाता है, यानी छोटी सिंचाई की नहरें। दूसरा है बांध। क्या ये छोटे डैम होते हैं? ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपके बांध होते हैं ये एक प्रकार के छोटे छोटे जल एकत्रक होते हैं, जल को जमा करने वाले, यानी कि एक छोटे प्रकार के डैम होते हैं। ठीक है, तीसरा है हवार, छोटी द्वितीयक नहरें। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो छोटी द्वितीयक नहरें होती हैं, जो सेकेंडरी हमारी नहरें होती हैं, उनको हवार कहते हैं। यानी ये छोटी सिंचाई की नहर हमने बनाई जिसको गूल कहा गया, इसी गूल से छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती हैं जिनको हवार कहते हैं। तो आपके तीनों सही सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। अगला, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रागैतिहासिक काल को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। पहला, देवीधुरा चंपावत से प्रागैतिहासिक समाधियां मिली हैं। इनकी खोज हेनवुड ने 1856 में करी थी। तो आपको देखना है कि क्या देवीधुरा से ही मिली है, क्या प्रागैतिहासिक काल की ही मिली है और इनकी खोज हेनवुड ने ही करी थी 1856 में। सारे कथन आपके सही हैं, सारे तथ्य आपके इस कथन में सही हैं। ठीक है, हेनवुड को उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक खोज का जन्मकर्ता या जन्मदाता माना जाता है या जनक माना जाता है। ठीक है, इसी ने प्रागैतिहासिक काल की समाधियों की खोज करी थी देवीधुरा से 1856 में। दूसरा, द्वाराहाट समाधियों की खोज कर्नाक ने 1877 में करी और यहां से कप मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। द्वाराहाट में एक प्रसिद्ध मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर, वहां से कर्नाक के द्वारा यह खोज करी गई थी और इसी मंदिर से हमें कप मार्क्स भी मिले हैं। सेकंड वाला भी सही है। ग्वारखा गुफा जो कि चमोली में है, यहां पे मानव को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय MP जोशी को है। देखिए, ग्वारखा उड़ियार मनुष्य को किस आकार में दिखाया है? त्रिशूल आकार। यहां तक तो सही है, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय MP जोशी को नहीं है, राकेश भट्ट को है और यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मलारी गांव जो चमोली में है, 2002 में यहां से 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ था। यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन आपका गलत है। जहां जहां पर तीसरा है वो आपका एलिमिनेट होगा। हमने देखा पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही हैं, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, पौरव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं 4 कथन है, कौन सा वाला सही है। पहला, पौरव वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी थी। पहला कथन आपका सही है। इसी में दूसरा है कि इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। देखिए, पौरव राजवंश जो स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र था उसमें छोटे छोटे साम्राज्य यहां पर बने। उन छोटे छोटे साम्राज्यों में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो ब्रह्मपुर था। ठीक है, यहां पर पौरव वंश आया जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। जो ब्रह्मपुर था आपका, इसे आज का गढ़वाल और कुमाऊं का इलाका माना जाता है। यह इलाका क्योंकि पर्वतों से घिरा हुआ था इसीलिए पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र जो 1915 में वाई के गुप्ते के द्वारा खोजा गया पौरव वंश से संबंधित है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। पौरव वंश की अवधि 4वीं सदी से 6वीं सदी तक मानी जाती है। अब अगर आपको यह तथ्य पता है कि जो पौरव वंश है, जो ब्रह्मपुर राज्य है, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आया। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? लगभग 648-647 ईस्वी के करीब होती है। यानी जो पौरव वंश है वो आपके 6वीं से 8वीं शताब्दी के अवधि में आएगा, ना कि 34 से 6वीं। ऑप्शन 3 आपका ये वाला गलत है। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर को पोलू की मोपुलू ये कहा है, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ह्वेनसांग ने ही कहा है कि यह जो क्षेत्र था ये पर्वतों से घिरा है और इसीलिए इस वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा सही है। पौरव वंश के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप पौरव वंश जीके ट्रैकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड हिस्ट्री का हमारा मास्टर वीडियो है उसमें भी हमने उत्तराखंड के पूरे राजवंशों के बारे में विस्तार से बात करी है। नेक्स्ट है, नैनीताल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। चलिए देखते हैं। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1938 मीटर है और इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या पहला कथन सही है? जो नैनीताल है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1938 है, पहला आपका सही है। और नैनीताल को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई और इसका फैलाव पौड़ी और नैनीताल जिले में है। यह आपका बिल्कुल सही होगा। जो आज हम देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में होती है। उस समय जब इसे स्थापित किया गया तो मैल्कम हेली के नाम पर इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जो हेली था बेसिकली उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर था या कमिश्नर था। ठीक है, तो उसका शुरुआती नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये ना सिर्फ भारत का, ना सिर्फ उत्तराखंड का, बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था। इसका जो विस्तार है वो पौड़ी में भी है। पौड़ी में लगभग 312 वर्ग किलोमीटर में फैला है और नैनीताल में लगभग 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, कैंची धाम में नीम करौली महाराज का मंदिर है और यहां पर प्रतिवर्ष 15 जून को भंडारा होता है। देखिए, 15 जून 1964 में नीम करौली बाबा के द्वारा यहां पर कैंची धाम की स्थापना करी गई थी और 15 जून को हर वर्ष यहां पर विशाल मेला भी लगता है, भंडारे का आयोजन भी यहां पर होता है। तो ग्याला कथन भी आपका सही है। नैना पीक जो 2611 मीटर की ऊंचाई पर है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, नैनीताल जो है आपका 7 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। उनमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं चाइना पीक और उसी चाइना पीक को अन्य नाम है जिसका नैना पीक। 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हमने देखा चारों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग किस में पाया जाता है? देखिए, कस्तूरी जो है वो किस मृग में पाया जाता है, यह सवाल है। जो कस्तूरी है हमारा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक हैं, जो दवाएं हैं वो बनाई जाती हैं, एक विशेष प्रकार का रसायन ये होता है। किस मृग से हमें मिलता है? कस्तूरी मृग से तो मिलता है कस्तूरी, लेकिन किस से? तो ध्यान रखेंगे, केवल जो नर मृग है उससे मिलता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वह जो नर मृग है कस्तूरी मृग, उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। आप देखेंगे ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर होगा। 1 वर्ष से अधिक के नर मृग में हमें कस्तूरी मिलता है, कस्तूरी प्राप्त होता है। जो कस्तूरी मृग है यह हमारा राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी जो मिलती है वो सिर्फ नर से मिलती है। एक बार में कितनी मिलती है? तो एक बार में मात्र 30 से 45 ग्राम मिलती है और 3-3 साल के अंतराल में मिलती है। ठीक है, कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन। ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं इनको लेकर कौन सा कथन आपका सही है। पहला, गिरीश तिवारी गिरदा ने लोक गायक झूसिया दमई पर शोध ग्रंथ लिखा।
सवाल आता है लोक गायक जो हैं, जो वीर गाने जो होते हैं, वीर भड़ों के जो गाने होते हैं, उनको गाने के लिए फेमस हैं झूसिया दमई। इनके ऊपर शोध ग्रंथ किसने लिखा है? गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना नगाड़े खामोश हैं, एक नाटक है और वे अल्मोड़ा के निवासी हैं। क्या गिरीश तिवारी गिरदा अल्मोड़ा के हैं और उनकी रचना का नाम नगाड़े खामोश है? पेपर में पूछी गई है रचना और इनकी लोकेशन भी सही है। शिखरों के स्वर उनके कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। इनके कुमाऊनी कविताओं का जो संग्रह है किस नाम से है? शिखरों के स्वर। और कब आया? 1968। रंग डारी दियो अल्बेरियन उनकी रचना है और यह एक कुमाऊनी नाटक है। कुमाऊनी नाटक नहीं है, एक कुमाऊनी होली गीत है। ठीक है, तो गीत है न कि नाटक। चौथा वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी को उनकी किस कुमाऊनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, जो मनोहर श्याम जोशी हैं, इनका दो इंपॉर्टेंट कुमाऊनी उपन्यास हैं। एक का नाम है कियाप और एक का नाम है कसब। इनको इनके कुमाऊनी उपन्यास कसब के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बाकी ये सारी रचनाएं भी किसकी हैं? इन्हीं की हैं। दूरदर्शन पर जो पहला धारावाहिक आया था हम लोग, उसको लिखा भी किसने था? इन्होंने लिखा था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को उत्तराखंड के संस्थानों के संदर्भ में विचार करें और सत्य कथन चुनें। फिर से 4 स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, क्या ये आपका रुद्रपुर में पड़ता है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान है, ये रुद्रपुर में ही आता है। ठीक है। ग्रामीण विकास समिति, जो ग्रामीण और कृषि विकास समिति है, 1995 में हल्द्वानी में ये बना था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य में वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में है। ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। जो वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है ये हल्द्वानी में है, ना कि देहरादून में। तीसरा गलत है। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून में 1980 में स्थापित हुआ और 2003 में इसे राजकीय अभिलेखागार का दर्जा मिला। ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा राजकीय अभिलेखागार है, इसे दर्जा मिला 2003 में। स्थापना इसकी 1980 में हुई थी क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत है। पहला, दूसरा, चौथा आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सुरकुंडा मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो मेलों को लेकर के भी सवाल बन जाता है। जो सुरकुंडा मेला है आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है, गंगा दशहरे पर आयोजित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? तो देवप्रयाग का प्राचीन नाम जो है वो सुदर्शन क्षेत्र भी है और इंद्रप्रयाग भी है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देवप्रयाग जैसा आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। यहां पर भागीरथी नदी की ओर एक कुंड है जिसे ब्रह्मकुंड कहते हैं। एक कुंड अलकनंदा नदी की ओर है जिसे वशिष्ठ कुंड कहते हैं। देवप्रयाग में एक प्राचीन मंदिर है रघुनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने करवाया था? तो पिथौरागढ़ के थल में जैसा एक मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर है, जैसा वैसा ही एक मंदिर यहां पर बना है जिसे एक हथिया देवाल कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने करवाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर से किसकी तुलना की जाती है? एक हथिया देवाल। इसको किसने बनवाया था? बाज बहादुर चंद। निम्न कथनों को कुमाऊनी मुहावरों के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो 4 कुमाऊनी मुहावरे दिए गए हैं, कथन के रूप में सवाल है। चलिए देखते हैं। कुमाऊनी मुहावरा है और उसका अर्थ है, अकल ऐंच ठोकर खे बेर का अर्थ होता है ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त होता है। पहला गलत हो जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है कुमाऊनी गढ़वाली भी, तो भी आप आसानी से बता देंगे कि अकल जो आती है वो ठोकर खाने से ही आती है। यहां पर दिया है केवल जो ज्ञान है वो पुस्तकों से मिलता है, गलत हो जाएगा। पूत आपड़ो न्याय बिरानो का तात्पर्य होता है अपराध का दंड सभी को समान रूप से भुगतना पड़ता है।
तो ये आपका बिल्कुल सही है। पूत आपड़ो न्याय बिरानो, यानी कि कोई अपना हो या पराया हो, अपराध का दंड तो सबको एक ही मिलता है। वो जो अपराध का दंड है वो किसी का भी नहीं होता है, किसी का अपना नहीं होता। ठीक है, सबको बराबर ही मिलेगा। जो न्याय है वो अपना नहीं है। ठीक है, तो अपराध का दंड सभी को समान रूप से मिलेगा। आगे जसौन छारो जैसो से अभिप्राय है कि व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। तो आगो जसौन छारो जैसो यानी कोई पहचान न होना, इसका अर्थ होता है यानी कि व्यक्ति की कोई भी पहचान नहीं होती। कने कने कोण करण का अर्थ है छोटी बात को बड़ी समस्या बढ़ाकर बड़ी समस्या बनाना। तो कने कने कोण करण यानी कि छोटी बात को बढ़ाकर बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर लेना, इसका अर्थ होता है। तो पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा आपका बिल्कुल सही है। निम्न कथनों को कालसी अभिलेख के संदर्भ में विचार करें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो कालसी अभिलेख है यह मौर्य शासक अशोक का अभिलेख है। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह अभिलेख 257 ईसा पूर्व का है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गलत हो जाएगा क्योंकि यह 257 ईसा पूर्व का तो है लेकिन प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, तो भाषा के आधार पर यह गलत होगा। इसमें अशोक ने लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात की गई है, यह भी सही हो जाएगा। जो अभिलेख है अभी तक हम पढ़ते आए कि वो अशोक का है, अशोक ने इसमें कहा क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, यह आपका सही है। इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में करी थी, यह भी आपका सही है। अशोक के कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी? जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये आपके सही हैं। ठीक है, यही आपको बताना था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के एडवांस्ड एमसीक्यूज को यहां पर देखा। 9 क्लासेस हमारी इस सीरीज में कवर हो चुकी हैं और एक एक क्वेश्चन के साथ जैसा आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कथन वाले क्वेश्चन थे, सत्य असत्य को चुनने वाले क्वेश्चन थे और एक एक कथन में आपके 3 से 4 फैक्ट आपके रिवाइज भी हुए और आपको तैयारी का मौका भी मिला कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।